स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का सेकंड चैप्टर ट्रेड टू टेरिटरी ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में आए एज ट्रेडर्स, व्यापारी बन के आए और वो यहाँ पर उन्होंने आस्ते 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 क्या किया, अपना रूल यहाँ पे स्थापित कर लिया और इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया। अब ये पूरी की पूरी कहानी है क्या, कैसे होती है, चलो समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि इस जो ये व्यापारी जो बन के आए थे, व्यापारी बनकर ये यहाँ पर क्यों आए, कैसे आए, ये बैकग्राउंड हमें समझनी पड़ेगी। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या, कैसे बनती है। चलिए, अब इसके अंदर होता क्या है कि जितने भी ये जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी क्या थी, कंपनीज थी जो कि क्या करती थी, ट्रेड करती थी, व्यापार करती थी। अब ये व्यापार करते करते इन लोगों ने देखा कि ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मिलती नहीं थी। वो क्या थी, वो थी कॉटन, यानी कॉटन से बने हुए कपड़े वहां पे नहीं मिलते थे और उन कपड़ों को बनाने के लिए कॉटन की जरूरत पड़ती थी, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा और सस्ता मिला करता था, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत गर्मी होती है और कॉटन के कपड़े ठंडे होते हैं। फिर वहां पर मसाले नहीं मिलते, स्पाइसेस नहीं मिलती, स्पाइसेस भी इंडिया में बहुत मिलती थी और यहीं पे उगती है इंडिया में। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे अंग्रेज यानी बहुत सारी इंग्लिश कंपनीज क्या करती हैं, इंडिया से कॉटन और ये जो बाकी सारे जितने भी स्पाइसेस हैं, जिसके अंदर ब्लैक पेपर, कार्डेमम यानी कि आपकी दालचीनी हो गई, इलायची हो गई, क्लोव्स हो गए, लौंग हो गए, ये सब चीजें यहां से खरीद कर वहां पे लेके जाके, ब्रिटेन में लेके जाके वहां पर इसको बेचा करते थे ऊंचे दामों के ऊपर। अब ऐसे ही बड़ी छोटी छोटी कंपनियां ये सब काम करा करती थी। अब वहां पर क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर रूल था क्वीन इलिजाबेथ का। अब क्वीन इलिजाबेथ के सामने कुछ व्यापारियों ने, कुछ बिजनेसमैन ने, जो कि यूरोपियन थे, इंग्लिश के थे, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक शर्त रखी, एक बात रखी रानी के सामने। ये क्वीन इलिजाबेथ वन है, इसके सामने रखी और उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि हमको एक चार्टर इशू कर दीजिए। चार्टर का मतलब एक ऐसा परमिशन ग्रांट कर दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया के अंदर सिर्फ हम ही लोग व्यापार करें और कोई भी कंपनी वहां जाके व्यापार ना कर सके, यानी कि ट्रेड वहां पे जो करेगा सिर्फ वही लोग करेंगे और कोई नहीं करेंगे। अब इस चीज को करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, एक कंपनी की फॉर्मेशन की और उस कंपनी का नाम रखा। उस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों रखा, क्योंकि अगर हम नक्शे में देखें तो हमको जो ब्रिटेन है यहां मिलता है और इंडिया यहां मिलता है। तो अब अगर हम ये देखें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट है। तो उन्होंने कहा कि बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए उन लोगों को किस तरफ जाना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या रखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी दी, कि ईस्ट की तरफ जाना है, इंडिया ईस्ट में है, ऐसी कंपनी जो इंडिया में ट्रेड करेगी मगर ब्रिटेन के ईस्ट में होने के कारण उसका नाम रख दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन लोगों ने क्या किया, ये ग्रुप ऑफ जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, इन सब ने मिलकर क्वीन इलिजाबेथ वन से ईयर 1600 के अंदर एक चार्टर हासिल कर लिया, एक परमिशन हासिल कर ली कि ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी कोई भी इंडिया में व्यापार करने या ट्रेड करने नहीं जाएगी। मगर अब यहां पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह थी कि ब्रिटेन से तो कोई कंपनी नहीं जाएगी इंडिया में। अब ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन से तो एक ही कंपनी जाएगी, यही इसी कंपनी से जो भी लोग व्यापार करने जाएंगे इंडिया में ब्रिटेन से, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ही होंगे। मगर क्या था कि फ्रांस के लोग भी बिजनेसमैन थे जो इंडिया में व्यापार कर रहे थे, डच लोग भी थे यानी स्कॉटलैंड के, ठीक है, वो लोग भी व्यापार कर रहे थे, उसी तरह से पोर्तुगीज वाले भी कर रहे थे। अब ये लोग भी यहां पर बिजनेस कर रहे थे। अब यहां से तो एक कंपनी आई, उसी तरह से इधर इधर भी क्या थे, बहुत सारे कंपनी वाले थे। अब क्या हुआ कि ये जो 4 कंट्रीज हैं, यहां से भी व्यापारी आ रहे थे, मगर यहां से तो सिर्फ एक ही कंपनी आई। उसी तरह फ्रांस ने भी अपनी कंपनी बना दी, उन्होंने बना दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ, जैसे यहां पे इन्होंने बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, तो उन्होंने बनाया ईस्ट इंडिया फ्रांस कंपनी, कंपनी ऑफ फ्रांस, यानी कि यहां पे बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ फ्रांस। उसी तरह इन सब ने अपनी अपनी कंपनीज बना दी और यहां पे आके इंडिया में आके इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया इन चीजों के लिए। अब इससे क्या हुआ, इससे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा भी हुआ यहां पर। वो फायदा क्या हुआ बताऊंगा, मगर इनके अंदर ना आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई कि ये लोगों ने इनके साथ लड़ना शुरू कर दिया, इन्होंने इसके साथ लड़ना शुरू कर दिया, इन्होंने
इसके साथ लड़ना शुरू कर दिया। अब ये लड़ना क्यों शुरू किया और लड़ने से होता क्या है, अब वो आप लोग देखो। लड़ने से क्या हुआ कि जितना भी यहां पर जो हमको कॉटन वगैरह मिल रहा था, इन सब का जो क्या बोलते हैं प्राइस, जो कीमतें थी वो बढ़ गई। गेन किसने किया, गेन किया यहां के लोकल्स ने, यानी कि इंडियंस ने बड़ा बेनिफिट कर दिया। लॉस किसका हुआ, लॉस हुआ इस कंपनी का, यानी कि जो लोग बाहर से यानी कि फॉरेन कंट्री से इंडिया में आकर जो बिजनेस कर रहे थे उन लोगों का क्या हुआ, लॉस होना शुरू कर दिया। क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो जब भी कहीं पे जाता है तो उसको फायदा देखता है कि मेरा व्यापार के अंदर किस तरह से फायदा हो, मगर फायदा तो अब हो नहीं रहा था, अब लॉस होना शुरू हो गया। तो इन्होंने लॉस से बचने के लिए ये लोगों ने आपस में ही लड़ाइयां करनी शुरू कर दी। जब लड़ाइयां करनी शुरू की तो अब एक और चीज हुई। अब हुआ ये कि इन लोगों ने जो भी व्यापार करना वो इन्होंने शुरू कर दिया आर्म के साथ। आर्म्स क्या होते हैं, हथियार, कि हम बिजनेस करेंगे बंदूक के दम पे करेंगे। यानी कि डच वाले ने फ्रांस वाले से, फ्रांस वाले ने पोर्तुगीज से, पोर्तुगीज वाले ने ब्रिटेन से, ये आपस में चारों लड़ रहे हैं और इंडिया वाले तमाशा देख रहे हैं। अब जब इनकी आपस में लड़ाइयां हुई, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि अगर ये इंडिया है तो सबसे पहले ये लोग कहां पे पहुंचे थे, बंगाल में पहुंचे थे। अब बंगाल के यहां से ये लोग पूरा का पूरा हर जगह इंडिया में क्या करने जाते, बिजनेस करने चले जाते पूरे इंडिया के अंदर। और जब ये बिजनेस करने चले जाते तो क्या होता कि यहां पर इनकी लड़ाइयां भी लगती। अभी करते क्या थे, ये लोग यहां पर जाते थे, अपने शिप्स लेके आते थे और शिप्स के थ्रू ये लोग क्या करते कि अपना बिजनेस फैलाते थे। यहां से इन्होंने इंडिया से सामान लेके ब्रिटेन चले जाना, फॉरेन का अपनी कंट्री में जाना और वापस यहां पर आना, ये इनका काम था। अब इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे के शिप्स को डुबाना शुरू कर दिया करके, कि जब जहाज ही दूसरे कंट्री के आदमी को डूब जाएगा तो उसका बिजनेस यहाँ पे चलेगा नहीं, ना यहाँ से वो सामान लेके जा सकता है ना यहाँ पे आएगा। दूसरा उन्होंने क्या किया कि रास्तों के अंदर गोलियां मारनी शुरू कर दी, रास्ते ही ब्लॉक कर दिए कि जिस रास्ते से आना जाना है उस रास्ते के ऊपर खड़े हो गए। अब एक और चीज हुई, जब इन लोगों ने ऐसा किया तो अब इन लोगों के अंदर पास हथियार तो थे, बंदूकें थी, मगर इंडियन रूलर्स के पास क्या थे, इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें नहीं थी उस वक्त। तो उन्होंने क्या किया कि जो फॉरेनर्स थे इन लोगों ने एक काम किया, इन्होंने अपनी पोस्ट से बनाई। अब पोस्ट क्या होती है, पोस्ट होती है एक ऐसी जगह जहां पे ये रह सके और उसकी किलाबंदी भी कर ली, फोर्टिफिकेशन कर लिया। जब इन्होंने ऐसा किया तो जो लोकल रूलर्स थे वो उनको बड़ा अपने आप पे खतरा पहुंचा, क्योंकि जमीनें उनकी थी, वहां के अपने अपने नवाब थे, जमीनें उनकी थी, जमींदार थे, उनसे जमीनें लेके रिश्वत देके उन्होंने वहां पे किले बनाने शुरू किए और जिससे कि वहां के लोकल रूलर्स को तकलीफ होनी शुरू हुई, उनसे उनका टकराव होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ बेटा जी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपना व्यापार बंगाल में शुरू कर दिया। अब बंगाल में शुरू करने के लिए मैंने आपको बताया कि इन्होंने किलाबंदी करनी शुरू की, अपनी अपनी पोस्टें बनानी शुरू की। जब इन्होंने अपनी पोस्टें बनानी शुरू की, पोस्ट बनाने का लिए लोकल रूलर्स को तैयार नहीं थे। अब इन्होंने क्या किया, रिश्वत देके लोकल रूलर्स को रिश्वत दी और उनसे क्या किया, परमिशन ले ली कि हम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं। अभी तक इनके पास परमिशन नहीं है, सिर्फ रिश्वत देके काम चला रहे हैं, क्योंकि इंडिया में उस वक्त जो रूल था वो मुगल्स का था और मुगल्स का लास्ट जो था हमारा रूलर औरंगजेब, उसका टाइम चल रहा था, वो एक बहुत पावरफुल रूलर था। अब तक दिल्ली तक बात नहीं पहुंची है, अभी सिर्फ बंगाल के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, जब ये किया तो इन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री का सेटअप किया। अब ये वर्ड फैक्ट्री कहां से आया देखना, फैक्ट्री वर्ड जो है आप सबने पढ़ा होगा और सुना होगा, सबको मालूम है फैक्ट्री क्या होती है, मगर फैक्ट्री दरअसल होती क्या है अब मैं बताऊंगा। अब इन्होंने क्या किया, बंगाल के अंदर एक पोस्ट बनाई, पोस्ट का मतलब है एक किला बना दिया, फोर्टिफिकेशन कर दिया, फोर्टिफिकेशन इन्होंने क्या किया, किलाबंदी कर दी। अब इस किले के अंदर क्या क्या है, इस किले के अंदर वेयर हाउस है। ये वेयर हाउस क्यों बनाया कि जो इनके कंपटीटर्स हैं, जो दूसरे व्यापारी हैं, जो दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन हैं, वो इनका सामान के ऊपर अटैक ना कर दें, इनके आदमियों को ना मार दें, तो सामान को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने एक जगह बनाई, फोर्टिफिकेशन की, किलाबंदी की, जिसके अंदर वेयर हाउस है, जिसके अंदर क्या है, ऑफिस भी हैं कि ये अपना बिजनेस वगैरह आराम से चला सके। मगर अब आता है एक प्रॉब्लम कि अगर ये पूरा का पूरा इंडिया था और इंडिया के अंदर क्या था, ये लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, तब क्या था कि इन लोगों ने क्या किया कि जितने भी व्यापारी थे अलग अलग जगह के ऊपर, जितने भी इनके ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, उन सबको इन्होंने बोला कि आप सब क्या करो, यहां पे आया करो और हमारे थ्रू आप अपना पूरा काम करो। क्योंकि परमिशन किसके पास थी, ये चार्टर था क्वीन एलिजाबेथ वन से किसको मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। तो अब इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना शुरू किया कि सबको बोला आप इस जगह पे आ जाओ।
और ये जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी ट्रेडर्स थे उस टाइम पर, जितने भी ट्रेडर्स थे उन ट्रेडर्स को बोला जाता था फैक्टर्स, कि ये फैक्टर्स थे। और फैक्टर्स क्योंकि सारे के सारे एक जगह पे एक किले के अंदर इकट्ठे होते थे, यानी कि उस फोर्ट के अंदर वहां पे आके बिजनेस करते थे, तो उनको बोला गया, उस जगह को बोला गया फैक्ट्री। इसीलिए जो किलाबंदी थी, यानी कि जो चारदीवारी थी जहां पे बिजनेस करते थे, उस वर्ड जगह का नाम पड़ गया फैक्ट्री। इस तरह से फैक्ट्री वर्ड हमारे सामने आता है। अब इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने एक और काम किया, जितने भी इनके फैक्टर्स थे, यानी कि जितने भी ट्रेडर्स थे, उन सबको बोला आप सब क्या करो कि फैक्ट्री के पास आके रहना शुरू कर दो, क्योंकि आप नजदीक रहोगे तो एक तो आपकी सुरक्षा भी रहेगी और आप लोग सामान भी यहां पर आदान प्रदान यानी बेच बूझ सकते। अब क्या हुआ बेटा जी कि 1671 के अंदर ब्रिटिशर्स जो थे, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, जो कि अभी तक इन्होंने यहाँ पे कंट्रोल करना शुरू नहीं किया, रूल करना नहीं शुरू किया, अभी तक ये ट्रेडर्स ही हैं, व्यापारी ही बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका मेन मकसद क्या है, पैसा कमाना। अब ये यहाँ पर 1671 के अंदर ये लोग एक काम करते हैं कि ये देखते हैं बार बार लड़ाइयां लग रही हैं और लोकल रूलर्स जो है तंग पड़ गए हैं, तो इन्होंने क्या किया, कुछ लोकल नवाब को पैसे पूसे दे के इन्होंने क्या किया कि जमींदारी हासिल कर ली। अब बोलोगे आप सर जमींदारी क्या होती है, अभी बताएंगे। अब जमींदारी हासिल की तो जमींदारी क्या की इन्होंने, 3 गांव की हासिल की, 3 विलेजेस की। अब जमींदारी क्या होती है, जमींदारी क्या है कि जमींदारी होती है कि राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। याद रखना जमींदारी क्या होती है, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। अब इन्होंने 3 गांव से टैक्स हासिल करने की परमिशन ले ली। अब क्या हुआ, ये जो 3 गांव थे ये थे सुतनौती, गोविंदपुर और कलिकटा। अब जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने रिश्वत वगैरह देके इन 3 गांवों की क्या ले ली, जमींदारी हासिल कर ली। अब इन्होंने टैक्सेस वगैरह यहां से इकट्ठे करने शुरू किए। अब इनका काम क्या था, पैसे कमाना, और पैसा कमा के उस पैसे से अपना खर्चा निकालना और इंडिया से सामान लेके अपनी कंट्री लेके जाना, ब्रिटेन लेके जाना, वहां बेचना, वहां से भी पैसा ही कमाना। इनका मेन बिजनेस ही ये था। अब इनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि इन्होंने जमींदारी ली क्यों। जमींदारी लेने का मेन कारण ये था कि इनके पास वो पैसे नहीं थे जो इंडिया में चलते थे। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन से जब भी ये आते तो ये वहां से गोल्ड लेके आते, सोना लेके आते, सोना लेके आए, चांदी लेके आए, वो बेचते यहाँ, वो यानी कि जब भी सामान खरीदते तो वो सोने में पैसे दिए, सोने दिया करते, ये लो गोल्ड लो, इसकी जगह पे मेरे को यानी कि आप ये सामान दे दो। तो इससे क्या होता है, कई बार जो दुश्मन जो कंट्रीज थे जब इनके जहाज को डूबोते तो इनको सोना भी डूब जाता, तो इनका नुकसान होता। तो इन्होंने क्या किया, जमींदारी हासिल की, टैक्सेस वगैरह इकट्ठे करेंगे और अपना काम चलाएंगे। अब हुआ ये कि 1696 के अंदर, क्योंकि ये रिश्वत देके ये तो हासिल कर ली थी, इन्होंने क्या किया, देखा कि जो इंडिया का जो राजा है यानी मुगल एम्परर जो है जिसका नाम औरंगजेब है, औरंगजेब जो है बूढ़ा हो चला है, क्यों ना हम इसको यानी कि बहला फुसला के कुछ ऐसी बातें करें और कुछ ना कुछ करके इससे हम क्या करें, एक ऐसा फरमान हासिल कर ले। फरमान होती है परमिशन, रॉयल डिक्री। रॉयल डिक्री को बोला जाता है कि राजा का आदेश, कि उससे हम एक ऐसा आदेश हासिल कर लें कि इनको हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर पूरा का पूरा व्यापार करने की खुली आजादी मिल जाए और इनको कोई रोके टोके ना। अब इन्होंने क्या किया कि कुछ जमींदारों को इकट्ठा किया, कुछ नवाबों को इकट्ठा किया और औरंगजेब तक ये बात पहुंचाई कि अगर अंग्रेजों को यानी ब्रिटेन के लोगों को, ब्रिटिश के जो व्यापारी हैं, अगर वो लोग किसी तरह से हिंदुस्तान में व्यापार करते रहें तो यहाँ के लोगों का फायदा है, क्योंकि सामान महंगा बिकेगा और जब सामान बिकेगा तो यहाँ के लोग पलेंगे फूलेंगे। तो नेचुरली ये तो होना ही था। तो अब औरंगजेब ने क्या किया, एक फरमान दे दिया इन लोगों को कि आप लोग हिंदुस्तान के अंदर पूरा का पूरा व्यापार कर सकते हो, और साथ में खुश होकर एक बात और उन्होंने लिखवा ली औरंगजेब से कि आप जितना भी यहाँ व्यापार करोगे आपको यहाँ पे टैक्सेस देने की कोई जरूरत नहीं है, यानी ड्यूटी नहीं दोगे। अब इसका एक फायदा हुआ और एक नुकसान भी हुआ। फायदा यह हुआ कि इंडिया के अंदर बिजनेस फैलना शुरू हो गया, नुकसान यह हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इस फरमान का मिस यूज किया। अब क्या हुआ कि ये फरमान मिलने के बाद अब ब्रिटिशर्स जो व्यापारी थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, ये तो अभी तक इन्होंने इंडिया पर रूल करना नहीं शुरू किया। अब इन लोगों ने क्या किया कि व्यापार तो करना शुरू कर दिया, अब ये ड्यूटी नहीं दे रहे थे। अब फरमान मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप बिजनेस कर सकते हो, मगर जितने भी उनके जो ऑफिसर्स थे उनको नहीं मिला था। मगर जितने भी ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या किया, इस फरमान का गलत फायदा उठाया, मिस यूज किया। कैसे किया कि वो अपना खुद का बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना काम कर रही है मगर ये अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया। अब जब अपना पर्सनल काम करोगे तो आपको जो वहां की जो नवाब है उसको टैक्स देना पड़ेगा।
मगर ये बताते ही नहीं थे कि हम ये व्यापार वो अपना कर रहे हैं या वो कंपनी का कर रहे हैं। और जब भी कोई बात होती बोलते ये कंपनी का काम है। अब ये कहीं लिखित पढ़त तो कुछ थी नहीं। तो अब इसमें क्या था, फरमान का गलत फायदा उठा के इन लोगों ने लोकल टैक्सेस देने बंद कर दिए। जो बंगाल का नवाब था उस वक्त, उसको इससे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसकी अपनी आमदनी यानी अपने इलाके की बंगाल के अंदर जितनी भी कमाई थी वो आस्ते से खत्म होती जा रही थी और उसके लोगों की भलाई के काम वो कर नहीं पा रहा था। तो वो इससे बहुत ही ज्यादा नाखुश हो चुका। अब क्या हुआ बेटा जी कि जो बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। ये इस चीज से खुश नहीं था क्योंकि उसकी अपनी कमाई खत्म हो गई थी, अपने इलाकों के अंदर से कोई टैक्सेस वगैरह आ नहीं रहे थे। अब औरंगजेब की डेथ के बाद मुर्शिद कुली खान ने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह से अंग्रेजों से टैक्स हासिल कर सके, मगर वो भी जल्दी उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद यहां पर हमारे सामने एक और नवाब आता है जिसका नाम है अलवर्दी खान। मगर अलवर्दी खान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता, किसी कारण उसकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारे सामने एक और नवाब बन के आता है बंगाल का, और यह था बहुत ही सख्त किस्म का नवाब, बड़ा स्ट्रिक्ट था। इसका नाम था सिराज उद दौला। अब मैंने आपको बताया कि सिराजुद्दौला जो था एक बहुत ही सख्त किस्म का नवाब था, और वो क्या चाहता था कि जितने भी लोग हैं जो बंगाल के रहने वाले हैं उनका बेनिफिट हो। अंग्रेजों का उसने फायदा कभी नहीं देखा, ना वो रिश्वत लेने में बिलीव करता था। उसने सबसे पहले तो वो काम किए जो कि लोग जिससे क्या थे, ना खुश थे। वो क्या थे, उसने सबसे पहले बोला अंग्रेजों को, ब्रिटेन के जितने भी ट्रेडर्स थे उनको बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला, स्टॉप फोर्टिफिकेशन। आप हमारे इलाके में किलाबंदी करना बंद कर दो, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आप हमारी जमीन के ऊपर कोई किले नहीं बनाओगे, कोई वेयर हाउस नहीं बनाओगे, व्यापार करना है कीजिए। दूसरा, डू नॉट इंटरफेयर इन अवर पॉलिटिकल अफेयर्स, कि आपका एक हमने देखा है तरीका कि आप क्या करते हो कि अलग अलग लोगों को, जमींदारों को क्या करते हो कि लोकल रूलर्स को पैसे देते हो, रिश्वत देते हो और उनसे चीजें हड़प लेते हो और हमारे जो कामकाज के अंदर दखलंदाजी करते हो। ये भी गलत है। दूसरा, अगर जो आपको पहले जो आपको एक फरमान मिला था, मैं उस फरमान को बिल्कुल नहीं मानता। अब मैं यहाँ का नवाब हूं, आपका फरमान पिछले वाला जो औरंगजेब से मिला है खारिज, मैं उसको नहीं मानता। अब क्या आपने करना है, आपको यहां पर अगर व्यापार करना है इंडिया में तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टैक्सेस यानी कि ड्यूटी देनी पड़ेगी व्यापार करने की। ये बात कही, मगर अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना। बहुत देर तक इनकी आपस में क्या रही, इस बात को लेकर बहस चलती रही। ये लोग आपस में बैठे भी, मसले को हल करने की कोशिश की, मगर अंग्रेज अपनी बात पे अडिग रहे और सिराजुद्दौला सख्त रूलर था, ये नहीं माना। जब नहीं हुआ तो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने अपनी फौज इकट्ठी की और उसने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी। ये 30,000 फौजी लेके कहां पहुंच गया, पलासी के ऊपर। पलासी के अंदर इनका एक किला था, ब्रिटिश वालों ने अपना एक फोर्टिफिकेशन किलाबंदी की हुई थी, उस किले के ऊपर अटैक किया और उसको क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। यहां से अभी हिस्ट्री चेंज होने वाली है इंडिया की। अब देखो यहां पे क्या होता है। अब क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला ने प्लासी के ऊपर अटैक किया और वहां का जो किला था उसको उसने धराशायी कर दिया, किले को लॉक कर दिया और वहां पर जितना भी वेयर हाउस था सारा सामान अपने पास रख लिया। जितनी भी बंदूकें थी इनके ब्रिटिशर्स के पास वो उनसे छीन ली और फौजियों को कैद कर लिया और उसके बाद उनको क्या कर दिया, अभय दान दे दिया और कहा आप लोग यहां से चले जाइए। अब ब्रिटेन के लोग जो थे, व्यापारी थे, ये चुप बैठने वाले तो थे नहीं। पहली बार इनकी हार हुई थी और ये व्यापारी थे और इन्होंने क्या किया कि जो इनके मद्रास के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उन वहां पर उस वक्त जो था इनका एक आदमी था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये एक कमांडर था, इसको उन्होंने खबर दी। ये अपने व्यापारियों की मदद के लिए एक फौजी टुकड़ी लेकर ये समुद्र के रास्ते यानी कि अपने समुद्री जहाज लेकर चल पड़ा बंगाल की तरफ, मद्रास से। और देखो अगर ऐसे देखोगे, इंडिया का नक्शा देखोगे तो यहाँ मद्रास है, ये इस तरह से पहुंचा और यहाँ जाके बंगाल के अंदर उसने यहाँ पहुंच गया। ये 1756 में बैटल ऑफ प्लासी हुई और इसके अंदर सिराजुद्दौला जीत गया और इसने अंग्रेजों को मार भगाया। मगर 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव है ये यहाँ पे आता है, सिराजुद्दौला से बातचीत करता है, समझाने की कोशिश करता है। दोनों आपस में थोड़ी देर बात होती है, कुछ दिन बातें चलती हैं, मसला हल नहीं होता। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, सिराजुद्दौला के फौज के ऊपर आक्रमण करता है, आपस में दोनों की लड़ाई होती है। अब इस बैटल ऑफ प्लासी में जो लड़ाई हुई इसके अंदर सिराजुद्दौला हार जाता है। अब जो रॉबर्ट क्लाइव है, जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, अभी भी ये इंडिया पे रूल नहीं चाहते।
ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ अपना बिजनेस करें और यहाँ से पैसे कमाएं। इनका मकसद अभी भी यही है। तो अभी क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला की जगह पर एक ऐसे आदमी को गद्दी बनाते हैं जिसने इसको सिराजुद्दौला को हराने में मदद की होती है। और वो कौन होता है? सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ, यानी कि सिपह सलार कमांडर होता है फौज का सबसे बड़ा। अब ये उसको, यानी कि वो अपनी फौज लेके जाता ही नहीं है रॉबर्ट क्लाइव से लड़ने के लिए, तो फिर सिराजुद्दौला ने हारना ही था। तो सिराजुद्दौला हार जाता है, रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। अब ये क्या करते हैं कि उसे एक अपना पपट यानी जोकर उसको बना के रखते हैं कि जो बोलेंगे मीर जाफर वही काम करेगा। अब ये वही होता है, मगर ये बात ज्यादा देर नहीं चल पाती। अब होता क्या है कि मीर जाफर जो होता है वो भी कुछ हद तक तो अंग्रेजों की बात मानता रहता है, मगर उसकी जवाबदेही होती है अपने अवाम की तरफ, अपने लोगों की तरफ, क्योंकि लोग हमेशा अपने राजा की तरफ देखते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि मीर जाफर खुश नहीं रहता और वो क्या करता है कि अंग्रेजों की बात नहीं मानता। अब जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ये जो व्यापारी हैं, ये मीर जाफर को गद्दी से उठा के बाहर करते हैं और उसकी जगह पर बिठाते हैं। अब क्या हुआ बेटा जी कि मीर जाफर से अभी अंग्रेज नाखुश हो गए क्योंकि वो उनकी ज्यादा बातें मान नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर की जगह पे बिठा दिया मीर कासिम को। अब देखो मीर कासिम कौन था? ये जो था मीर जाफर, मीर जाफर कौन था? मीर जाफर था कमांडर किसका? सिराजुद्दौला का। अब सिराजुद्दौला को उन्होंने मार दिया और बिठा दिया किसको? मीर जाफर को एक नवाब बना दिया। अब जो मीर जाफर का सन इन लॉ था, सन इन लॉ होता है दामाद, इसका जो दामाद था उसका नाम था मीर कासिम। इसको गद्दी पे बिठाया और इससे यानी कि उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की इसको हटाने के बाद। मगर मीर कासिम भी कुछ देर के बाद उसने भी अंग्रेजों की बात मानना बंद कर दी। और ये जो मीर जाफर था ये जाके अंग्रेजों से मिला, उसने कहा देखो आपका नुकसान होता है, मुझे अपने लोगों की भलाई सोचनी होती है। आपका जो नुकसान है मैं क्या करूंगा, आपको सालाना 5 लाख रुपया मैं आपको दे दिया करूंगा, मगर आप क्या करोगे कि जो मेरे फैसले हैं उसके अंदर दखलंदाजी नहीं करोगे करके मैं अपने लोगों की भलाई कर सकूं। तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम से लड़ाई लड़ी और इसको हराकर मीर जाफर को गद्दी बिठा दिया। मीर जाफर ने 5 लाख रुपए देने का वादा करके वो 5 लाख रुपए देता रहा, मगर मीर जो जाफर था इसकी डेथ होने के बाद उन्होंने एक चीज अंग्रेजों को समझ में आ गई कि अगर इंडिया में व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहां पर अपनी सत्ता रखनी पड़ेगी, अपनी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी और इंडिया को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अब ये बात उनको समझ में आ गई थी। इस चीज के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने एक बात सबके सामने रखी, अपने ऑफिसर्स के सामने, कि हम क्यों ना खुद नवाब बन जाएं, क्योंकि अब ये मर गया है, अब हमको खुद नवाब बनना चाहिए। और यहां से शुरू होती है